ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञान का स्तरीकरण या वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। स्तरीकरण का तात्पर्य यह है कि ज्ञान किन विभिन्न स्तरों से होते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। इसके अंतर्गत हम लोग बी ब्लूम के विषय में अध्ययन हम करेंगे। उनका दृष्टिकोण है, उन्होंने जो है शैक्षिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपना यह व्यवस्थित वर्गीकरण किया है। शैक्षणिक उद्देश्य का ये तात्पर्य है कि मनुष्य की जो सीखने की प्रक्रिया है किस तरह से पूर्णता की ओर या उसके नेचर में किस तरह से उतर आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है अपना वर्गीकरण किया है। यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से स्वभाव बन जाती है, किस तरह से आदत में बदल जाती है, किस तरह से व्यक्ति के अंदर कौशल के रूप में बदल जाती है, उन सभी स्तरों को ध्यान में रख करके ब्लूम ने अपना वर्गीकरण किया था। ब्लूम ने जो है 1956 में ज्ञान के आधार पर या ज्ञान पक्ष के आधार पर वर्गीकरण किया। फिर 1964 ईस्वी में ब्लूम और कैथवाल और मैरिसिया, ये लोग जो है तीनों लोग मिल करके भावात्मक पक्ष को विकसित किया। फिर आगे चल करके बीएस ब्लूम के आधार पर ही सिम्पसन ने जो है 1969 ईस्वी में क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसकी जो है इस वर्गीकरण को और आगे बढ़ाया, पूर्णता की ओर बढ़ाया। पहले जो है ज्ञानात्मक पक्ष से यह प्रक्रिया शुरू होती है, फिर भावात्मक पक्ष, उसके बाद भावात्मक पक्ष से होते हुए फिर क्रियात्मक पक्ष की ओर बढ़ती है। यानी ज्ञानात्मक पक्ष से भावात्मक पक्ष से क्रियात्मक पक्ष की ओर गतिविधियां जो है ज्ञान की बढ़ती हैं। अब यह गतिविधियां स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, स्तर बाय स्तर चलती हैं। उसमें जो क्रम है वो भंग नहीं होता है, क्रम जो है व्यवस्थित रूप से बना रहता है, क्रम का स्तर अपना चलता रहता है। उन जो क्रम का स्तर है वह 3 समूहों में बटा हुआ है, इसीलिए इसका जो है वर्गीकरण 3 स्तर पर किया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आइए हम लोग भावात्मक पक्ष को देखते हैं। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत पहले ज्ञान होता है, यानी किसी चीज़ की जानकारी होती है, जो कि उसे स्वीकार करता है। जैसे ही व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो फिर उसके विषय में सोचने समझने लगता है, अंतर करना, अनुवाद करना, अवबोध मतलब उसे समझने का प्रयास करता है। जैसे ही उसको समझ जाता है उसका अनुप्रयोग, उसका उसी अनुसार उपयोग करने लगता है। जैसे ही उसका उपयोग करने लगता है तो उसके विशेष भागों की वह विशेष क्रियाविधि की व्याख्या को भी समझने लगता है, विश्लेषण करने लगता है। फिर ये सब जैसे ही गतिविधियाँ होती हैं उसके बाद आगे की गतिविधियाँ ये होती है कि विश्लेषण, यानी विशेष ढंग से हर गतिविधि को समझने के साथ साथ वह उसका सार तत्व क्या है, उसका मूल तत्व क्या है, उसकी मूल पहचान क्या है, उसका मूल चीज़ क्या है, उसका सार तत्व क्या है, संश्लेषित करता है। यानी संश्लेषण, विश्लेषण के साथ ही वह संश्लेषण यानी उसके सार तत्व को भी समझने लगता है। उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाती है, मूल्यांकन की क्षमता आ जाती है। उसके बाद क्या आती है, किसी वस्तु का मूल्य आंकने लगता है, उसके महत्व को समझने लगता है, उसके सत्य को समझने लगता है। यानी मूल्यांकन को जो है मूल्यांकन की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। जैसे मूल्यांकन की क्षमता आ जाती है वह जब यह ज्ञानात्मक पक्ष विभिन्न प्रकार की भावनाओं से, संवेदनाओं से, संवेगों से जब वो टच में आती है, जैसे संवेग, प्रेम, घृणा, डर, उत्साह, ये सब इत्यादि प्रकार के जो संवेग हैं, इन संवेगों के साथ जैसे ही ज्ञान जो है साथ में आता है तो भावात्मक रूप से मतलब वो धीरे धीरे अब अंदर उतरने लगता है वो ज्ञान। यानी कि जैसे ही मूल्यांकन करने की, थोड़ा बहुत उसको निर्णय करने की क्षमता आ जाती है, वैसे ही वो क्या करता है प्राप्ति, यानी उसे आग्रह करने लगता है, अर्थात आग्रहण करने लगता है, मतलब उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी ये चीज़ हमारे लिए मूल्यांकन कर लिया कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो उसे क्या करता है, उसे प्राप्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह कब शुरू होती है, जब संवेगों के साथ यह ज्ञानात्मक पक्ष जोड़ता है तब उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे उसे प्राप्त करने की उसके अंदर इच्छा बन जाती है, वैसे ही उसके अनुसार वह अनुक्रिया यानी कार्य करने लगता है। अब कार्य करने लगता है तो कार्य इस प्रकार से करता है अनुकूलन, वह समायोजित होकर के उस कार्य को करता है।
जैसे उसे समायोजित होकर के सब सभी गतिविधियों को यानी देश काल वातावरण के अनुसार जो है अनुमूल्यन यानी वह उसका मूल्यांकन करते हुए यहाँ अनुमूल्यन है। अनुमूल्यन का मतलब ये है कि उसके अनुसार जो है वह अनुक्रिया इस प्रकार से करता है कि उसका जो है ठीक ठीक से अनुमूल्यन करते हुए उसका मूल्यांकन करते हुए उस कार्य को कर सके, इसके लिए वो प्रयास करता है। अब उसके बाद क्या होता है प्रत्ययीकरण। प्रत्ययीकरण जैसे ही उसके अनुक्रिया का अनुसार वह मूल्यांकन करने लगता है उसके, तो विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न ज्ञान या विभिन्न व्यवहारों का उसके अंदर अवधारणा विकसित होने लगती है। प्रत्यय मतलब क्या सही है, क्या गलत है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना नहीं महत्वपूर्ण है, ये सब बातों को उसके अंदर कॉन्सेप्ट अवधारणा उत्पन्न होने लगती है। जैसे ही वो विभिन्न चीज़ों के विषय में अवधारणा उत्पन्न होती है तो उस अवधारणा को फिर क्या करता है, व्यवस्थापन, उसको व्यवस्थित करने लगता है। अर्थात कौन किसके तुलना में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन किसके तुलना में कम महत्वपूर्ण है, कौन सा भाग ज़्यादा उपयोगी, कौन सा भाग कम उपयोगी है, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी कम ज़रूरत है। इस प्रकार से वो अपने मानसिक प्रक्रिया में भावनाओं के साथ व्यवस्थित अपना स्वरूप मानसिक स्थिति में बनाने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है चरित्रीकरण या लक्षण का वर्णन। फिर उसके बाद क्या होता है सभी गतिविधियों में उसकी विशेषताओं का, उसके प्रभाव का, उसके स्वरूप का, उसके क्रियाविधि के लक्षणों का वह वर्णन करने लगता है, बताने लगता है, चरित्रीकरण करने लगता है। जैसे ही ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष इन छह भाग से गुजरते हुए फिर भावात्मक पक्ष के इन 6 भाव से गुजरते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही जो है क्रियात्मक पक्ष शुरू होता है। तो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत होता क्या है कि जब ज्ञान के साथ जब भावना मिल जाती है तो भावना को मिलने से क्या होता है, कार्य को करने की क्षमता उत्पन्न उसके अंदर हो जाती है। अनुकरण अर्थात जो लक्षण दिखाई दिया उसमें अगर जो लक्षण उसको अनुकूल दिखाई देगा उसका वो अनुकरण करने लगेगा, उसका नकल करने लगेगा, उसका पालन करने लगेगा, अनुकरण करेगा। अब अनुकरण करने के लिए क्या करेगा, वह कार्य करेगा। यानी अनुकरण के अंतर्गत जो कुछ क्रिया आती है उस कार्य को वो करना शुरू करेगा। जैसे करने मतलब यदि उसे अध्यापक बनना है तो अध्यापक की ढंग से कार्य करना शुरू करेगा। फिर उसको क्या करता है, ये सब गतिविधियों करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है नियंत्रण। यानी वह कार्य पर भी नियंत्रण रखता है और अपने पे भी नियंत्रण रखते हुए इस सभी गतिविधियों को क्या करता है, संपादित करता है। फिर उसके बाद जैसे ये नियंत्रण करता हुआ आगे मानसिक जब प्रक्रिया बढ़ती है तो संधियोग या सामंजस्य यानी विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न मानसिक गतिविधियों में समायोजित स्थापित करता है। एक ऐसा संयोग का निर्माण करता है जो पूरी तरह से उसके लिए फिट हो या उसके को अनुकूलित समझ में हो या देश काल वातावरण के अनुसार उचित व्यवहार कर सके, इसको भी ध्यान में रख करके जो है उसकी मानसिक प्रक्रिया सामंजस्य स्थापित करती है या संधि योग स्थापित करती है इन सभी गतिविधियों में, ताकि उसका व्यवहार उत्तम से उत्तम हो सके। जैसे ये समायोजन स्थापित करता है वैसे नैसर्गिक अर्थात उसका नेचर बनना शुरू हो, उसकी प्रकृति बन जाती है। यदि वह अच्छाई के संदर्भ में सब गतिविधियों की मानसिक प्रक्रिया चल रही है तो उसका स्वभाव अच्छा बन जाता है, नैसर्गिक उसका नेचर अच्छा बन जाता है। जैसे ही उसका नेचर अच्छा बन जाता है तो धीरे धीरे उसका आदत का निर्माण होता है, अर्थात उसके धीरे धीरे आदत में बदल जाती है या यह सभी सीखी हुई प्रक्रिया क्या होती है उसके कौशल के रूप में परिलक्षित होती हैं। इस प्रकार से ज्ञानात्मक पक्ष की 6 प्रक्रियाओं से गुजर करके तब भावात्मक पक्ष की 6 क्रियाओं से गुजरती है ज्ञान, और फिर जब भावात्मक पक्ष के 6 स्तरों से गुजरती है तो फिर उसके बाद क्रियात्मक पक्ष के भी 6 स्तरों से यह मानसिक प्रक्रिया गुजरती है। यानी ज्ञान से शुरू होकर के कौशल या आदत के रूप में यह मानसिक प्रक्रिया विभिन्न स्तरों से होकर चलती है। यही पी.एस. ब्लूम की जो है विशेष जो है व्याख्या है, जिन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं को विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए किस प्रकार से ज्ञान को नेचर में बदलता है, ज्ञान को आदत में बदल करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, यह इन्होंने महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। मुझे उम्मीद है कि यह मेरा व्याख्या आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। उम्मीद है कि आप इस व्याख्या से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।